प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग मुख्य परीक्षा में राइटिंग स्किल का विकास कैसे करें, इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। परंतु ये बताने से पहले मैं आपसे एक सामान्य चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, ऐसी भी समस्त परीक्षाएं जिसमें एग्जामिनेशन के 3 चरण होते हैं। 3 चरण कहने से मेरा मतलब है प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो उसमें सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा कि जो प्री एग्जामिनेशन है, इसमें हमारा जो आयोग है वो हमारे अंदर 2 चीजों की खोज करता है। एक तो ये देखता है कि हमारी जो मानसिक गति है वह क्या है। दूसरी चीज हमारे अंदर वो देखता है कि इस हमारे जो मन है उसका संतुलन कैसा है। मतलब आप संतुलित होकर के तेज गति के साथ, एक्यूरेसी के साथ आप आंसर कर दें, ठीक है, तो आप प्री एग्जामिनेशन में पास होने के चांसेस आपके पास बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि मुख्य परीक्षा में हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो मुख्य परीक्षा है अर्थात ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस एग्जामिनेशन में आइए हम देखते हैं कि हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट चीज तो देखिए, जो मेंस एग्जामिनेशन होता है इसके द्वारा हमारे अंदर एनालिटिकल पावर की जांच होती है। हमारे लेखन की जो एनालिटिकल पावर है इसकी जांच होती है। और एनालिटिकल का मैंने आपको बता रखा था अर्थ कि अतीत को वर्तमान से या एक विषय को दूसरे विषय से, ठीक है, जोड़ने की क्षमता को ही एनालिटिकल कहते हैं। या आप कह सकते हैं जोड़ तोड़, या आप कह सकते हैं जोड़ तोड़ से भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप याद रखिएगा युगलबंदी करके आप मैटर को लिख लेते हैं। यही एनालिसिस है, यही एनालिटिकल राइटिंग वे है, राइटिंग का तरीका है। सेकंड चीज जो यहां पर जांच होती है वो ये जांच होती है कि आपकी भाषा कैसी है। आप कम शब्दों में, मजे शब्दों में, ठीक है, आप अपनी बात को कितना कम से कम शब्दों में कह पाने में सक्षम है। मैं आपको पुनः समझा दूं कि इसमें आपकी कन्विंसिंग क्षमता की जांच होती है कि आप दूसरे को दूर बैठ करके कैसे कन्विंस कर देते हैं अपनी राइटिंग वे के द्वारा। मतलब उसके लिए आपके पास कैसे शब्द होने चाहिए, सहज शब्द होने चाहिए। सहज मतलब आसान शब्द होने चाहिए, सधे शब्द होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो भाषा होती है वो मजबूत होती है। और इस प्रकार से अगर आपके अंदर मजबूत लेखन शैली है तभी आप मुख्य परीक्षा में, ठीक है, दूर बैठे अपने एग्जामिनर को प्रभावित करके और आप उनसे नंबर छीन सकते हैं, ठीक है। और जहां तक इंटरव्यू की बातें होती हैं तो इंटरव्यू पर चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है। पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर आपके अंदर जो आपका एप्टीट्यूड है उसका टेस्ट होता है। आपके अंदर जो एथिकल वैल्यू है उसकी जांच होती है। आपके अंदर जो वर्चुअस व्यूज हैं, ठीक है, उसकी जांच होती है। तथा एक अंतिम रूप में आप याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ी चीज है मेरी समझ से वो ये है कि कन्विंसिंग पावर की जांच यहाँ भी होती है। मतलब मेंस एग्जामिनेशन में राइटिंग के द्वारा आप दूसरे को कैसे कन्विंस कर सकते हैं और इंटरव्यू के अंदर आप बोल करके किसी को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, इसकी जांच होती है। आज हम लोग मेंस में लेखन को कैसे विकसित करें इसे सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका चयन आपके लेखन शैली पर ही निर्भर करता है। आप कितनी ही टैलेंट क्यों न हो, इससे मेरा क्या मतलब या किसी का क्या मतलब है, जब तक आप
दिए गए प्रश्न के फॉर्मेट में जो प्रश्न दिया गया है उसका जो फॉर्मेट है, अगर आप उसमें उत्तर नहीं लिख पाते तो आपकी टैलेंसी किस बात की है? ठीक है, आपकी टैलेंसी तो उस समय कीमत रखती है जब आप दिए गए प्रश्न के अंदर, ठीक है, उसकी शब्द सीमाओं के अंदर अपनी बात को, ठीक है, कह सकते हैं और किसी दूर बैठे हुए व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं, तभी तो है, तभी आपके बुद्धिजीवी होने का कोई अर्थ है। ठीक है, अब यहां आप ये देखिए कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो दूर बैठा एग्जामिनर होता है उस एग्जामिनर को, ठीक है, आप नंबर पाते नहीं उससे, ठीक है, बल्कि दूर बैठे एग्जामिनर को आप अपने लेखन शैली से प्रभावित करके उससे नंबर छीनते हैं। ठीक है, आप नंबर पाते नहीं है, आप नंबर को छीनना पड़ता है। ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेगा और तभी आपका चयन होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने अंदर एक राइटिंग स्किल का विकास करें, लेखन के गुण का आप विकास करें। और यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो विद्यार्थी होते हैं, हमारे जो छात्र होते हैं, देखिए ये पढ़ते तो बहुत है, ठीक है, पढ़ते ही रहते हैं, जब देखा जाए वो पढ़ते ही रहते हैं। तो यहां प्रश्न आता है कि ऐसे पढ़ने का क्या अर्थ कि जिसे आप समय आने पर निकाल ना सकते हो। मतलब मैं यहां ये कहना चाहूंगा, का वर्षा जब खेत सुखानी है। ठीक है, जब खेत ही सूख गया तो अब वर्षा होके क्या करेगी। तो शेष चीज मैं यहां आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां एक सेंटेंस आपके सामने बोलना चाहूंगा, ठीक है, आप उससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए एक अंग्रेजी थिंकर हैं और उनका नाम है लॉर्ड एक्टन। तो लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा था? लॉर्ड एक्टन ने कहा था, ठीक है, क्या इफ यू, मतलब इफ यू नहीं कह के बहुत आसान शब्दों में आपसे कहना चाहूंगा, थोड़ा सा भाव को बदल देना चाहता हूं कि रीडिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट, रीडिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट बट राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ठीक यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्री जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन में आपको एग्जैक्ट होना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन होता है इसमें आपको परफेक्ट होना जरूरी होता है। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि रीडिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट बट राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आप लिखते ही नहीं, जब आप लिखते नहीं तो आप परफेक्ट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि राइटिंग आपके लाइफ के लिए कितना बड़ा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। राइटिंग आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको एक वेद से एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि वह वेद कौन सा है जो राइटिंग के बारे में बताना चाहेगा। तो देखिए एक वेद है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद है। तो जो अथर्ववेद है इसमें एक बात कही गई है। क्या कहा गया है अथर्ववेद के अंदर? अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य सबसे पहले अपने दिमाग में सोचता है, वहीं लड़ता है, वहीं जीतता है, वहीं हारता है। जमी पर तो इसका प्रयोग करता है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करके कहना चाहूंगा कि देखिए मनुष्य सबसे पहले अपने मन में एक थिंकिंग लाता है, मतलब सोचता है, विचार करता है, योजना बनाता है और योजना बनाने के बाद, ठीक है, अपने हाथों में पड़ी हुई ये जो पेन होती है, इस पेन के माध्यम से वह कागज पर अपने विचारों को उकेरता है।
ठीक है। तो अगर हम इस तरीके को अपनाएं, मतलब राइटिंग अगर हम करते हैं, लिखते हैं अगर हम हैं, तो इससे हमको देखिए क्या क्या फायदा हो गया। एक तो हम अपने मन में सोची गई बात को, ठीक है, अपने हाथ में फंसी हुई या अंगुलियों में फंसी हुई पेन के द्वारा, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कागज पर उकेर देते हैं। ठीक है। ऐसा करने से हमारे अंदर एक चीज का विकास होता है। ठीक है। पहली चीज का क्या विकास होता है, तो आप कहोगे कि पहली चीज तो सर ये विकसित हुई हमारे अंदर कि हमारा ब्रेन, हमारा हाथ और हमारी ये जो भौतिक चीज है पेन, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य या संबंध स्थापित होता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात और भी आती है, वो क्या है, तो आप कहेंगे कि सर वो ये बातें हैं कि जो हमारा ब्रेन है, इससे उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है। वर्किंग एफिशिएंसी जब बढ़ेगी तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और जब वो स्पीड बढ़ती है तो निश्चय ही हमारे हाथों में पड़ी हुई कलम की स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है। और हम अपने कम समय में, ठीक है, अपनी बातों को कह जाते हैं। ठीक है। और पेन के माध्यम से अपने विचारों को किस पर उकेर देते हैं, तो आप कहेंगे कि सर कागज पर उकेरने में सफल हो जाते हैं। ठीक है। और हमारी जो पेन होगी, ठीक है, उसमें गति हमारी सोच के अनुरूप बढ़ती चली जाती है। अब हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। ठीक है। इसी पोर्शन में एक बात हम और कहना चाहेंगे कि लेखन शैली से एक चीज आपके अंदर स्वतः विकसित हो जाता है, और वो है भाषा का परिष्कार, या आप कह सकते हैं भाषा का शुद्ध लेखन। देखिए, आप कितना ही बड़े बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर या आपकी भाषा मजबूत नहीं है, सधी नहीं है, ठीक है, तो आपका जो व्यक्तित्व होता है वो एक कहीं ना कहीं से कमतर होता हुआ नजर आता है। लेकिन लिखने से आपकी भाषा में मजबूती आती है, और मजबूती के साथ आपकी भाषा सधती हुई और मजती हुई चली जाती है। फलतः परिणाम ये आता है कि आप अच्छे से अच्छे शब्दों को धीरे धीरे बुन करके एक बड़ा ही शानदार पैराग्राफ तैयार कर देते हैं। ठीक है। और यही जो शानदार शब्दों को बुन करके आपने मैटर निर्मित किया है, यही आपके एग्जामिनर को आकर्षित करके आपको नंबर दिलाता है, और वही नंबर आपके चयन का आधार बनता है। ठीक है। अब हमारे सामने अगली बात है कि अब आइए कि हम देखते हैं, हमने तो आपके सामने अब तक कुछ बातें करी, अब आइए सीखते हैं कि हम लिखें कैसे, लिखें कैसे। तो यहां मैं थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करना चाहूंगा। देखिए, लड़का पढ़ता है तो उसमें काफी अरुचि नहीं आती है, लेकिन जब वो लिखने लगता है, प्रारंभिक चरण में जब वो लिखने लगता है, तो उसके अंदर काफी निराशा का भाव उत्पन्न होता है। वो लिखना नहीं चाहता, लिखने से भागना चाहता है। ठीक है। लेकिन अगर आप ने लिखना शुरू कर दिया तो धीरे 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 आपके अंदर रुचि विकसित होती चली जाती है, और वह रुचि आपको बहुत ही सधे हुए इंसान के रूप में बदल देती है। तो अब हम लिखें कैसे, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, यह सीखने के लिए आपको कम से कम 3 चरणों से गुजरना होगा। फर्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद आएगा सेकंड स्टेप, फिर आएगा थर्ड स्टेप्स। ठीक। अब देखिए,
हम आपसे बात करेंगे कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो देखिए, हम यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट स्टेप के बारे में लिखना चाहेंगे कि आप इसे भूलने की कोशिश न करें प्लीज। यह मैं नहीं, एक मेरे लंबे अध्ययन और अध्यापन से उत्पन्न होकर आया हुआ यह विचार है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको क्या चाहिए। फर्स्ट स्टेप में तो आप मान लीजिए कि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिविल, चाहे वो प्रोविंशियल सर्विसेज हो चाहे वो यूपीएससी हो, तो जो सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न हैं आप उसको ले लीजिए। प्रश्न को आपको लेना है, सिविल सर्विसेज के प्रश्न को आपको लेना है। आपने ले लिया, ठीक है, ये आपने ले लिया, ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब सेकंड स्टेप पर आइए, आपको क्या करना है। तो देखिए सेकंड स्टेप पर आपको सोचना है। ठीक है, सोचना है कि हम इसको कैसे लिखें, क्या करें। ठीक है, तो जब आप सोचेंगे तो थर्ड स्टेप अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्या कि आप इसके लिए मैटर कहां से लाएं। ठीक है, तो आप ये मैटर ला लीजिए। ठीक है, सोचिए क्या सोचेंगे, पहले चीज तो सोचने पे आइए। तो आपको ये सोचना है कि देखिए सिविल सर्विसेज के जो भी पेपर आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ये कभी सीधे नहीं होते। ठीक है, उसमें न्यूनतम हम देख लें तो अगर हम न्यूनतम देखें तो इसके अंदर कम से कम 2 पार्ट होंगे, 1 या 2, ये 2 पार्ट हो गए। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो पहला पार्ट है इसका मैटर क्या है। ठीक है, इसका मैटर क्या है, फिर हम देखेंगे कि सेकंड का मैटर क्या है। अब जब हमारे पास मैटर आ गया तो हम थर्ड स्टेप पर आ गए। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमको करना क्या है कि जो फर्स्ट सेगमेंट है या फर्स्ट पार्ट है उसके मैटर को पॉइंट में ले आए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम सेकंड को भी किस में लाएं। सेकंड जो सेगमेंट है किसी भी क्वेश्चन का, जो फर्स्ट स्टेप है उसको हमने पॉइंट में लाया, फिर सेकंड स्टेप को हमने पॉइंट में लाया। ठीक है, अब हम फोर्थ स्टेप में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ स्टेप आएगा वो देखते हैं क्या हमारा फोर्थ स्टेप। देखिए जो फोर्थ स्टेप आ रहा है वह फोर्थ स्टेप में ये होता है बच्चों कि हमको प्रायोरिटीज या प्राथमिकता का निर्धारण करना होता है। प्रायोरिटीज या प्राथमिकता का निर्धारण करना पड़ता है। अब आपको ये मैं समझाता हूं कि प्राथमिकता का क्या मतलब आप समझेंगे। देखिए प्राथमिकता का मतलब ये होता है कि आप ये समझ लो कि किस पॉइंट को आप कब देना चाहते हो, पहले किस पॉइंट को देना चाहते हो और अंत में किस पॉइंट को देना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप प्राथमिकता का निर्धारण कर लें। ठीक है, और अब आपका आता है 5वां पॉइंट। ठीक है, तो 5वें पॉइंट में क्या है। ठीक है, देखिए अब आप हो सके तो वैसे तो कोशिश आपको करना चाहिए कि भाई मैटर को पढ़ करके लिखें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, नकल करके ही लिखना चाहिए, लेकिन लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां सीधा कर दिया कि नकल करके ही लिखें। ठीक है, फिर हम आपको यहां पर 6 पॉइंट ये बताना चाहेंगे कि आप बिल्कुल परवाह न करें कि इस फर्स्ट स्टेप में आपको कितना समय लग गया। आप कहोगे ठीक है कि साहब एक क्वेश्चन वहां पर 8 से 10 मिनट में लिखना होता है, लेकिन यहां पर हमको लिखने में ठीक है 1 घंटा लग गया। 1 घंटा नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप 2 घंटे में लिखिए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में आप समय की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, ये लगने दीजिए समय। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जब आप यहां तक आ गए, मतलब 6th स्टेप में आ गए,
तो 7 स्टेप क्या होगा? अब 7 स्टेप में आपको रिवीजन करना है। जो आपने लिखा है उसको रिवीजन करिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा, खुद आपका ब्रेन आपको जब बताएगा, उत्तर देगा कि हमने क्या अनावश्यक मैटर लिखा है जिसकी रिलेवेंसी नहीं है, अनावश्यक मैटर। तो जो अनावश्यक मैटर है आप इसे काट दीजिए। ठीक है, डिवीजन में एक तो आपने देखा कि आपने अनावश्यक मैटर को काटा है। ठीक है, अनावश्यक मैटर आपने काटा। दूसरी चीज आपको याद रखना होगा कि आप ये देखें कि आपकी वर्तनी का मतलब, ठीक है, कि आपकी मात्रात्मक कोई गलती तो नहीं है, आप इसको सही कर लें। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्रों की सफलता में वर्तनी का भी बड़ा मायने होता है। ठीक है, और एक चीज आप और याद रखिएगा, फिर इसके बाद कुछ आवश्यक मैटर आपको आते हैं तो आप आवश्यक मैटर को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका, ठीक है, फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाता है। ठीक है, अब आप आइए हम चलते हैं, ठीक है, सेकंड स्टेप की तरफ। और सेकंड स्टेप में आइए देखते हैं क्या है सेकंड स्टेप में। तो बच्चों देखो, जो सेकंड स्टेप आता है, ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमको पहली चीज ये करना चाहिए कि समय का निर्धारण कर लेना चाहिए। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है? समय का, सेकंड स्टेप का फर्स्ट पॉइंट, समय का निर्धारण करना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आपको 8 से 10 मिनट में करना है, वह आप यहां पर जो सेकंड स्टेप आए उसमें आप 30 मिनट ले लीजिए। ठीक है, आप समय का निर्धारण कर लीजिए। फिर सेकंड चीज आपको करना क्या, यहां नकल नहीं करना है आपको। ठीक है, यहां पर आपको अपनी याद पर या अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर लिखना है, शक्ति के आधार पर लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। इसके बाद आपको रिवीजन करना है। जब रिवीजन करेंगे तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट, ठीक है, एक अनावश्यक मैटर को काट दें, मैटर को काटे, ये आप हटा दें। सेकंड चीज आप ये देखिए कि कुछ मैटर ऐसे आएंगे या कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे, ठीक है, जो छूट गए हैं। तो जो छूट गए मैटर हैं इसको आप पुनः जोड़ें। अब आप याद रखिएगा कि अगर आप इस छूटे हुए मैटर को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो मित्रों ये मैटर कभी नहीं छूटेगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, आप इसे अवश्य ही करेंगे, यह आपको विस्मृत कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सेकंड स्टेप आया, तो सेकंड स्टेप में अगर आप ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर एक पॉइंट में छोड़ गया, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कि जो डी पॉइंट है वो आप ये देखिए कि इस सेकंड स्टेप में आते आते, ठीक है, आपके अंदर क्या विकसित हो जाएगा? निश्चय ही आपके अंदर तनाव खत्म हो जाएगा, तनाव कम होगा, आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, विश्वास उत्पन्न होगा कि हम कुछ हैं और कुछ कर सकते हैं का ये भाव ही आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा और ये भाव उत्पन्न होना ही ये सफलता का पहला पैमाना है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं थर्ड स्टेप पर। ठीक है, थर्ड स्टेप भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए जरा देखते हैं कि हम जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए जो हमारा थर्ड स्टेप है इसमें हमको करना क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज समय का निर्धारण करना है 3 आवर्स, 3 घंटे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको कितना लिखना होता है? लगभग 20 से 25 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, कुल
वर्ड्स कितने होते हैं? 20 से 25 प्रश्न करने होते हैं और लगभग 4000 शब्द लिखने होते हैं। ये इतने शब्द भी लिखने होते हैं। ठीक है, तो अब आपको कोशिश करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में फर्स्ट क्या लिखा आपने घंटे का या समय का निर्धारण कर लिया। ठीक है, और ये जानना है हमको कि हमें 3 घंटे में 4000 शब्द लिखने हैं। तो अब इसके बाद हमको यहां पर अगला स्टेप क्या उठाना है? हमें कोशिश ये करना चाहिए कि 3 आवर्स में हमें 15 प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए, अगर हम ऐसा करते रहे, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर हमारी इस प्रैक्टिस से, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन भी मिल गए, तो आप याद रखिएगा कि हमारे अंदर एक बहुत बड़े प्रेशर से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बनता है और हमारा जो समय होता है, ये समय भी बच जाता है। क्लियर? और इस समय का हम जो है अन्य क्वेश्चनों की फ्रेमिंग या और राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, अब मुझे आपसे एक चीज और कहना था कि देखिए, ऐसा करने के बाद आप यकीन मानिए, ठीक है, कि कल आपका होगा। ठीक है, याद रखें कि प्रारंभ में आपको मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि याद रखें कि प्रारंभ में आपको लिखने की इच्छा नहीं करेगी, परंतु यदि आपने लिखना प्रारंभ किया तो रुचि उत्पन्न होती चली जाएगी और आपको यही रुचि है जो औरों से विशेष बना देगी। इसलिए आप पुनः एक बार याद रखिए, लॉर्ड एक्टन ने कहा था, रीडिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट बट राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। बच्चों, आज इतना ही। विशिंग यू ऑल द लक। नमस्ते।